उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मार लिया मैडम, मार लिया। आखिरकार मैंने उन्हें मार ही लिया, प्रोफेसर डार्क ने अचानक बुरी तरह चीखते हुए कहा और साथ वाली आराम कुर्सी पर नीम बेहोशी के आलम में लेटी हुई लेडी एशले कराहती हुई चौंक कर सीधी हो गई। क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ? लेडी एशले ने कहा, मैडम ये लोग वाकई ही इंतहाई खतरनाक है। मैंने इन पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन जब मेरे 2 आदमी अंदर गए तो ये जिंदा थे और इन पर टूट पड़े और फिर ये कमरे से बाहर आ गए। कमरे से बाहर आते ही ये मेरी रेंज में आ गए और फिर मैंने उन्हें ब्लैक होल में गिरा दिया, प्रोफेसर डार्क ने तेज लहजे में कहा। ब्लैक होल में? ओह थैंक गॉड, लेडी एशले ने वापस आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसके चेहरे पर एतमीनान के तासुरात उभर आए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके कांधों से उतर गया हो। अब मैं आपकी बैंडेज करा दूं मैडम, आप शायद तकलीफ में हैं, प्रोफेसर डार्क ने कहा। और लेडी एशले के सर हिलाने पर उसने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया और किसी डॉक्टर टोनी को तलब करते हुए उसे हुक्म दिया कि मैडम के बाजू की हड्डी टूट गई है, इसकी बैंडेज करे। तुमने वाकई ही काम दिखाया है प्रोफेसर, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। अगर तुम बर वक्त मुझे यहाँ से ना निकालते तो ना जाने ये लोग मेरा क्या हशर करते। लेडी एशले ने आंख खोले बगैर कहा, यह मेरा फर्ज था मैडम, आपने अच्छा किया कि मुझे बाहर निकाल लिया था। इस तरह मैं बर वक्त काम करने के काबिल हो गया, प्रोफेसर डार्क ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन प्रोफेसर, जब तुम्हें कैच रूम यहां से नजर नहीं आ रहा था तो तुमने कैसे बर वक्त एक्शन लिया? इस पर लेडी एशले ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मैडम, यहां सारा निजाम मेरा सीक्रेट किया हुआ है, इसलिए जब आप उछले तो मुझे यहां मशीन ने इस खास स्पॉट पर एक मखसूस वजन पे जाहिर कर दिया और बाहैसियत औरत बहरहाल आपका वजन मर्दों से कम है, इसलिए फौरी समझ गया कि स्पॉट पर आप हैं और खुशकिस्मती से वो स्पॉट मोबाइल था और इसलिए मैंने फौरन मोबाइल कर दिया और आप यहां पहुंच गए। बाद में मैंने इन मोबाइल स्पॉट्स पर फायरिंग की और आखिर में पिंजरों को मोबाइल कर दिया ताकि अगर ये लोग पिंजरों में हो तो तब भी पिंजरों समेत यहाँ पहुँच जाएं और अगर खाली स्पॉट पर हो तो फायरिंग से ख़त्म हो जाए। जब पिंजरे खाली आए तो मुझे यकीन हो गया कि ये लोग खाली स्पॉट पर गोलियों का शिकार हो चुके हैं। चनाचा मैंने 2 आदमी उनकी लाशें चेक करने के लिए भेजे। ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक में थे ताकि अगर कोई जख्मी हो और इन पर अचानक हमला करने की कोशिश करे तो शॉक लगने की वजह से कामयाब ना हो सके। और दूसरी बात ये कि शॉक ऑपरेट होते ही मुझे यहाँ इल्म हो जाता कि इनकी क्या पोजीशन है। लेकिन ये लोग ना जाने किस मिट्टी के बने हुए थे। ना सिर्फ ये लोग बेतहाशा गोलियों से बच निकले बल्कि उन्होंने इन दोनों आदमियों पर हमला किया और उन्हें शॉक लगे तो मैं समझ गया कि ये लोग मरे नहीं। मैंने तीसरा आदमी भेजा, लेकिन इस दौरान ये दोनों आदमियों को ख़त्म करके कैच रूम से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने तीसरे आदमी को भी फायरिंग करके ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वो मुझे नज़र आ रहे थे। फिर ये टर्न ओवर की तरफ आए तो मैं उन्हें ब्लैक होल में डालने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही ये ब्लैक होल स्पॉट पर पहुंचे मैंने बटन ऑन किया और ये सब ब्लैक होल में गिर गए। इस तरह आखिरकार मैं इन खतरनाक लोगों को मार गिराने में कामयाब हो गया। अब ब्लैक होल में मौजूद जहरीला पानी उनकी हड्डियां घुलाता रहेगा। प्रोफेसर डार्क ने पूरी तफसील से सारी कार्रवाई लेडी एशले को बताई, क्योंकि लेडी एशले रेंज रूम में आने के बाद अब तक तकरीबन नीम बेहोश हो रही थी और प्रोफेसर डार्क की चकलक चीखने की वजह से उसका शऊर बेदार हो गया। ओह, तुमने वाकई ही कमाल कर दिया है प्रोफेसर, मैं तुम्हें इनामात से निहाल कर दूंगी, लेडी एशले ने कहा। आपकी जिंदगी ही मेरा इनाम है मैडम, प्रोफेसर डार्क ने सर झुकाकर बड़े मौतमाना लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक बूढ़ा सा डॉक्टर हाथ में बैग उठाए तेजी से अंदर दाखिल हुआ। मैडम क्या हुआ? बूढ़े डॉक्टर ने कुर्सी के करीब पहुंचते ही पूछा। मेरे बाजू में फ्रैक्चर हो गया है, लेडी एशले ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। ओह मैडम, फिर तो आपको ऑपरेशन रूम तक जाना होगा, मैं स्ट्रेचर मंगवाता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। नहीं, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ प्रोफेसर डार्क, तुम इन लोगों की लाशें ब्लैक होल से निकलवाओ, मैं उनकी हड्डियां अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, लेडी एशले ने कुर्सी से उठकर खड़ा होते हुए कहा। यस मैडम, प्रोफेसर डार्क ने कहा और लेडी एशले बड़ी हिम्मत से काम लेकर अपने पैरों पर चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर बैग उठाए उसके पीछे था। उनके बाहर जाते ही प्रोफेसर डॉक्टर ने जल्दी से सामने मौजूद बड़ी सी मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे मशीन के अंदर नस्ब स्क्रीन पर एक नौजवान का चेहरा उभर आया। यस बॉस, नौजवान का मुंह हिला और उसकी आवाज़ मशीन से बरामद हुई। फ्रैंकलिन, ब्लैक होल में 6 अफराद को गिराया गया है, तुम टॉक मशीन के जरिए उनकी हड्डियां निकालवा कर उन्हें कॉमन रूम में रखवा दो
मैडम खुद उन्हें चेक करेंगी। और सुनो, डॉग मशीन को तुमने अपने सामने ऑपरेट कराना है। जब उनकी हड्डियां कॉमन रूम में पहुंच जाएं तो मुझे इतला देना, प्रोफेसर डार्क ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, नौजवान ने जवाब दिया और प्रोफेसर डार्क ने मशीन के बटन ऑफ कर दिए। उसी लम्हे मशीन के एक कोने से तेज सीटी की आवाज गूंजी और प्रोफेसर डार्क ने चौंक कर एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे एक भारी आवाज गूंजी। हेलो, हेनरी मैकलम कॉलिंग लेडी एशले, ओवर, बोलने वाले हेनरी ने कहा। प्रोफेसर डार्क अटेंडिंग सर, ओवर, प्रोफेसर डार्क ने मौतमाना लहजे में कहा। प्रोफेसर डार्क तुम, मैडम कहाँ है, ओवर, हेनरी के लहजे में शदीद हैरत थी। वो ऑपरेशन रूम में है बॉस, उनके बाजू की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर बैंडेज कर रहा है, ओवर, प्रोफेसर डार्क ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ, तफसील बताओ। वो एशियाई हमला आवरों का क्या हुआ? मैडम ने बताया था कि उन्हें शाहजहां सेंटर से बाहर मार गिराया है और मैडम उन्हें चेक करने जा रही थी, ओवर, हेनरी ने तेज लहजे में कहा। और जवाब में प्रोफेसर डार्क ने नॉटराम रेस की मदद से हमला आवरों की शाहजहां सेंटर में आने से लेकर ब्लैक होल में गिरने तक की तमाम तफसील बता दी। ओह, तो इसका मतलब है इमरान और उसके साथी सेंटर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। ये बहुत बुरा हुआ, ओवर, हेनरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बुरी तरह दांत पीस रहा हो। लेकिन बॉस, वो ब्लैक होल की जहरीले पानी में गिरकर हलाक हो चुके हैं, मैंने उनकी हड्डियां निकालने का हुक्म दे दिया है, ओवर, प्रोफेसर डार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद इस बात पर हैरत हो रही थी कि बॉस को जब बता दिया गया है कि वो ब्लैक होल में गिर चुके हैं, फिर भी बॉस इस बात पर अफसोस कर रहा है वो क्यों सेंटर में दाखिल हो गए। ओ प्रोफेसर, तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये इतनी आसानी से नहीं मर सकते। ये अगर माफूकुल फितरत नहीं तो कम से कम बदरूहें जरूर हैं, और मुझे यकीन है कि ब्लैक होल का जहरीला पानी भी इनका कुछ ना बिगाड़ सका होगा। तुम फौरन हर तरफ चेकिंग करो, फौरन। ऐसा ना हो कि तुम और मैडम इत्मीनान से बैठे रहो और वो अपना किरदार अदा कर जाएं, ओवर, हेनरी ने तेज लहजे में कहा। बेहतर जनाब, आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं चेकिंग कराता हूँ। वैसे जब उनकी हड्डियां बाहर आ जाएं तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, ओवर, प्रोफेसर डार्क ने कहा। उसका फिक्रा बता रहा था कि चेकिंग वाली बात उसने सिर्फ हेनरी का दिल रखने के लिए कह दी थी, वरना उसे यकीन था कि इमरान और उसके साथी खत्म हो चुके हैं। हाँ, फौरन रिपोर्ट करना। और सुनो, लेडी एशले की हर सूरत में हिफाजत करना, और मेरी बात याद रखो, इन लोगों को देखते ही गोलियों से बल्कि बमों से उड़ाने की कोशिश करना। उन्हें कतन एक लम्हे का भी वक्फा ना देना, पलक झपकने का भी नहीं, समझे? ये इंतहाई जरूरी है, ओवर, हेनरी ने कहा। यस बॉस, ओवर, प्रोफेसर डार्क ने मुंह बनाते हुए कहा। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और प्रोफेसर डार्क ने मुंह बनाते हुए बटन ऑफ कर दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और लेडी एशले अंदर दाखिल हुई। उसके दाएं बाजू पर पलीतर चढ़ा हुआ था और बाजू एक पट्टी की मदद से गले में लटक रहा था। क्या हुआ, उनकी लाशें मिली? लेडी एशले ने अंदर दाखिल होते पूछा। फ्रैंकलिन उन्हें निकाल रहा है मैडम, अभी बॉस हेनरी की कॉल आई थी, प्रोफेसर डार्क ने मौतबाना लहजे में कहा। ओह, तुमने उसे बता दिया कि आखिरकार वो शैतान मर गए हैं? लेडी एशले ने कहा। यस मैडम, लेकिन बॉस हेनरी को शायद यकीन ना आया, वो कह रहे हैं कि हम हर फितरत से चौकन्ना रहें, प्रोफेसर डार्क ने कहा। हेनरी हमेशा यही कहता है, उसके शायद आसाब पर ये लोग सवार हैं, और मुझे यकीन है कि उनकी लाशें देखकर भी उसे यकीन ना आएगा। लेकिन एक बात है कि ये लोग वाकई ऐसे हैं कि अब तक हेनरी की बात सही सच निकल रही है। बहरहाल अब उनकी हड्डियां बरामद हो जाएंगी तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेडी एशले ने आरामदेह कुर्सी पर दराज होते हुए कहा। उसी लम्हे मशीन में से टू टू की आवाज़ सुनाई देने लगी तो प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से बटन ऑन किया। स्क्रीन पर फ्रैंकलिन की तस्वीर उभर आई, जिसके जिम्मे प्रोफेसर डार्क ने ब्लैक होल से इमरान और उसके साथियों की हड्डियां निकालने का काम लगाया था। हेलो बॉस, फ्रैंकलिन बोल रहा हूं। बॉस, आप फौरन ब्लैक होल पहुंचे। फ्रैंकलिन के लहजे में शदीद परेशानी थी। क्या मतलब, क्या हुआ? क्या हमला आवरों की हड्डियां तुमने बाहर निकाल दी हैं? प्रोफेसर डार्क ने तेज लहजे में कहा। आराम कुर्सी पर लेटी हुई लेडी एशली भी चौंक कर सीधी हो गई। बॉस, डॉग मशीन ने पूरा ब्लैक होल छान मारा है, वहां सिवाय जहरीले पानी के और कुछ नहीं, ना कोई लाश ना कोई हड्डी, फ्रैंकलिन ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उन्हें ब्लैक होल में गिराया है। क्या तुम होश में हो? प्रोफेसर डार्क ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। बॉस, डॉग मशीन की यही रिपोर्ट है, मैंने ब्लैक होल की कंप्यूटर चेकिंग कराई है, इससे भी रिपोर्ट जीरो है। वैसे बॉस, मैं हैरान हूं कि आखिर ये हमला आवर कहाँ जा सकता है, फ्रैंकलिन ने सहमे हुए लहजे में कहा। ओह, ऐसा होना नामुमकिन है, ब्लैक होल से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, और फिर 6 अफराद, ऐसा होना नामुमकिन है। ब्लैक होल में कोई रास्ता भी नहीं, मामूली सा सुराख भी नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन है? प्रोफेसर डार्क ने बुरी तरह उछले हुए लहजे में कहा। आप खुद को आकर चेकिंग कर लें बॉस, फ्रैंकलिन जाहिर है इसके सिवा और क्या कह सकता था। बातचीत बंद करो। हेनरी की बात एक बार फिर दुरुस्त निकली, ये लोग ब्लैक होल से भी निकल गए हैं, लेडी एशली ने दांत पीसते हुए कहा, और प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से बटन ऑफ कर
के रابطہ ख़त्म कर दिया। लेकिन मैडम, मैंने खुद उन्हें ब्लैक होल में गिराया था, फिर वो कहाँ और कैसे निकल सकते हैं? प्रोफेसर डार्क ने कहा। छोड़ो इस बात को, हमसे वाकई ये हमाकत हुई। उन्हें सेंटर के अंदर ले आकर तुम फौरन पूरे सेंटर को चेक करो। लेडी एशले के लहजे में इस बार हल्का सा खौफ का अंसर भी मौजूद था और प्रोफेसर डार्क सर हिलाता हुआ दोबारा मिशन पर झुक गया। इंतहाई बुलंदी से पानी में गिरने की वजह से उसके जिस्म टूट फूट से तो महफूज रहे और उन्हें पानी में गिरने की वजह से होश भी आ गया। और वो पहले तो पानी की तह तक गिरे, लेकिन फिर पानी ने कुदरती तौर पर उन्हें ऊपर उछाला और तह से वापस सतह तक आते हुए वो सब होश में आ गए। लेकिन होश में आते ही इमरान को सबसे पहले यही एहसास हुआ कि इस ऐंधे कुएं में जहरीली गैस की बेपनाह मिकदार मौजूद है। कुएं के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। जहरीली गैस के दबाव की वजह से उनके जहन एक बार फिर माउफ होने लग रहे थे। होश में रहना, यहाँ जहरीली गैस मौजूद है और शायद ये पानी भी जहरीला है। कुएं की दीवार को चेक करो, अगर दीवार खुरदरी है तो हर शख्स पानी से निकलकर दीवारों से चिमट जाए, वरना जिस्म गल सड़ जाएगा। इमरान ने ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा और पानी में छपाक छपाक की तेज आवाजें उभरने लगी। उनके बैग में उनके पास भी ना थे, वरना वो गैस मास्क पहनकर भी अपने आप को बचा सकते थे। इमरान तेजी से तैरता हुआ करीबी दीवार के पास पहुंचा। अब उसकी आंखें अंधेरे से मायूस होने लग गई थी, इसलिए अब उसे कुछ नजर ना आने लगा था। दीवारें जहरीले पानी और गैस की वजह से खासी खुरदरी थी। इसकी ईंटें जगह जगह से गल चुकी थी, इसलिए हाथ पैर जमाने के लिए रखने मौजूद थे। चनाचा इमरान जल्दी से इन रखनों पर चढ़कर दीवार से चिमट गया, लेकिन जहरीली गैस की वजह से दबाव लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। होश में रहना साथियों, वरना हड्डियां बिगल जाएंगी। इमरान ने दीवार से चिपकते ही चीख कर कहा, इमरान साहब, सूरत हाल बेहद खराब है, जहन और जिस्म माउफ होता जा रहा है। करीब ही से सफदर की आवाज सुनाई थी और फिर बारी बारी सबने तकरीबन ऐसा ही जवाब दिया। सूरत हाल वाकई ही बेहद तशवीशनाक थी। अगर फौरी तौर पर ताज़ा हवा ना मिल सकी तो इमरान को इल्म था कि सबकी मौत यकीनी है, लेकिन कुआं बेहद गहरा था और इसमें वो बराबर भी कहीं कोई रखना ना था। इमरान साहब, मैं गिर रहा हूं। अचानक तनवीर की डूबती हुई आवाज सुनाई थी। तनवीर, हिम्मत करो, तुम तो हम में से सबसे ज्यादा बाहिम्मत आदमी हो। जूलिया हमेशा तुम्हारी हिम्मत की तारीफें करती रहती है। इमरान ने चीख कर कहा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि तनवीर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मगर तनवीर की आवाज सुनाई थी और इमरान ने होंठ भींच लिए। उसका अपना सहन माउफ हो रहा था और रेडीमेड खोपड़ी इस बार वाकई ही फेल होकर रह गई थी। फौरी तौर पर अपने और साथियों की जानें बचाने का कोई जरिया नजर ना आ रहा था और मौत इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने परों में उन्हें समेटे जा रही थी। इमरान साहब, अचानक ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई थी। उसका लहजा बता रहा था कि शायद ये उसका आखिरी फिक्रा है। हिम्मत से काम लो, वो देखो मदद आ गई, अभी हमने जिंदा रहना है। इमरान ने चीख कर कहा। वो सिर्फ नफ्सियाती तौर पर उनकी हिम्मत कायम रखना चाहता था, लेकिन अब उसका अपना सहन झटके खाने लगा। उससे भी महसूस हो रहा था कि बस चंद लम्हों बाद वो बेहोश होकर जहरीले पानी में गिर पड़ेगा और यही कुआं ही उसकी कब्र बन जाएगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि ऊपर कहीं खटाक की तेज आवाज उभरी। उसके साथ ही हल्की सी रोशनी कुएं में फैल गई। उसके साथ ही हवा की आमद का भी उन्हें एहसास हुआ और इस एहसास ने ही उनके अंदर जैसे जिंदगी के टिमटिमाते हुए चिरागों में हजारों वोल्टेज की रोशनी भर दी। मदद आ गई दोस्तों, हिम्मत करो, इमरान ने जोर लगाकर कहा। उसी लम्हे जोरदार गिड़गिड़ाहट से कोई चीज तेजी से नीचे आती दिखाई दी। इमरान ने देखा ये एक बड़ा सा फौलादी जाल था, जिसके पीछे एक बड़ा सा डब्बा था और इमरान समझ गया कि कुएं में से उनकी लाश निकालने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल की जा रही है। उसी लम्हे फौलादी जाल कुएं के पानी में गायब हो गया। अब सिर्फ बड़ा सा डब्बा पानी के ऊपर रह गया था, जिसमें शायद लाशें डाली जानी थी। इस डब्बे पर कूद जाओ फौरन, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने पूरा जोर लगाकर छलांग लगाई और डब्बे के ऊपर जा गिरा। और फिर खटाक की तेज आवाज से ही बाकी साथी भी एक एक करके डब्बे में आ गिरे। सबकी हालत ऐसी थी कि वो बैठ भी ना सकते थे, इसलिए वो डब्बे में इस तरह लेट गए जैसे वाकई उस पर लाशें पड़ी हों। पानी में शदीद भौचाल सा आया हो। डब्बे के पीछे एक मोटा सा फौलादी राड ऊपर कुएं की छत तक चला गया। फौलादी जाल पानी में उनकी लाशें तलाश कर रहा था, जबकि वो लाशों की सूरत में इस मशीन के डब्बे में पड़े हुए थे। मैं ऊपर जाता हूं, तुम यहीं बेहिस्सो हरकत पड़े रहो, इमरान ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन किसी ने कुछ जवाब ना दिया। तो इमरान ने जल्दी से पास पड़े हुए अपने साथियों को चेक करना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे उसके तवील सांस लिया, क्योंकि सब बेहोश हो चुके थे। डब्बे में पहुंचने के बाद जैसे ही कुछ इत्मीनान हुआ, नफ्सियाती तौर पर उनकी कुव्वत इरादी भी दम तोड़ गई। इमरान अभी रॉड को पकड़ा ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक डब्बा ऊपर को उठने लगा और इमरान वापस डब्बे से ही
चिपक गया। फौलादी जाल पानी से बाहर निकल आया और फिर डब्बा और जाल तेजी से वापस कुएं के मुंह की तरफ उठते गए। जैसे जैसे डब्बा ऊपर जा रहा था, ताज़ा हवा की ज्यादती होती जा रही थी और इमरान के जहन पर छाने वाली अंधेरे तेजी से छटने लग गए। चंद लम्हों बाद कुएं की सतह से डब्बा ऊपर को निकला और फिर ऊपर एक हाल कमरे की छत के साथ जाकर लग गया। ये एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, जिसके दरमियान में कोने में करेन नुमा बड़ी सी मशीन मौजूद थी और ये डब्बा और ये जहरीला जाल उसी मशीन के साथ मुंसलिक था। फौलादी जाल में से अभी तक जहरीला पानी नीचे टपक रहा था। कुएं का मुंह बंद हो गया था। हाल बिल्कुल खाली पड़ा था। इमरान और उसके साथ ही डब्बे में बंद छत के साथ मौजूद थे। मशीन को शायद किसी और जगह से कंट्रोल किया जा रहा था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर उससे डब्बे के करीब ही छत में एक सुराग नजर आ गया, जिसमें से लोहे की फौलादी जंजीरें अंदर आकर मशीन के साथ मुंसलिक थीं और इमरान समझ गया कि इन फौलादी जंजीरों की मदद से ही इस मशीन को ऑपरेट किया जाता होगा। उसने जल्दी से अपने साथियों को झंझोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि किसी भी लम्हे उनके इस डब्बे में मौजूदगी का पता चल सकता है और इसके बाद लाजमन उन्हें गोलियों से भून डाला जाएगा। इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। अब चूंकि जहरीली गैस खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके साथी बार बारी कराहते हुए जल्दी होश में आ गए। जल्दी होश में आ जाओ, हम खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इमरान ने उन्हें समझाते हुए कहा और वो सब वाकई पूरी तरह होश में आ गए। लेकिन अब वो हैरत से कभी अपने आप को और कभी हाल को देख रहे थे। सुनो, इन जंजीरों की मदद से हमने इस सुराख से बाहर जाना है, इसलिए पूरी तरह तैयार हो जाओ, इमरान ने कहा और फिर उठकर वो डब्बे से बाहर निकलकर रॉड के साथ चिमटकर इन जंजीरों तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे फौलादी जंजीरों पर चढ़ता हुआ वो इस सुराख से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने एक तवील सांस लिया, क्योंकि ऊपर भी एक बड़ा सा कमरा था जिसमें इस मशीन का ऑपरेटर्स मौजूद थे। फौलादी जंजीरें छत में लगी हुई थी और हुक्म से घिसर कर इस मशीन तक चली गई थी। कमरा खाली था। इमरान ने नीचे फर्श पर छलांग लगा दी। उसी लम्हे सफ्तर भी नीचे आ गया और फिर बारी बारी बाकी सब मेंबर्स भी फर्श पर उतर आए। इनके चेहरे पूरी तरह सूजे हुए थे और लिबास इस जहरीले पानी से भीगने की वजह से खासा गंदा हो रहा था, लेकिन बहरहाल वो जिंदा सलामत थे। जिस जहरीले कुएं से निकल आने में कामयाब हो गए थे, ये वाकई उनकी खुशकिस्मती थी, जिसमें उनकी कुव्वत इरादी और जज्बे भी शामिल थे। कमरे का इकलौता दरवाजा दाएं तरफ वाली दीवार में था और खुला हुआ था। जाहिर है उन्हें इस बात का तस्वुर भी ना हो सकता था कि इमरान और उसके साथी इस तरह भी यहाँ पहुंच सकते हैं। इमरान जल्दी से खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बाहर झांका तो वो एक बरामदे में थे, जिसके सामने खासा वसी मैदान सा था, जिसके बाकी अतराफ में इस तरह बरामदे थे जिसके पीछे कमरे बने हुए थे। ऊपर भी छत थी। ये बरामदे खाली पड़े हुए थे। इमरान जल्दी से बरामदे में आकर आगे बढ़ गया और फिर एक कमरे के दरवाजे पर उसे जनरेटर रूम का बोर्ड नजर आया। इस बोर्ड को देखते ही वो एक लम्हे के लिए ठटका और दूसरे लम्हे उसने दरवाजे पर लगे हुए बड़े फौलादी चक्कर को दोनों हाथों से पकड़कर बाईं तरफ घुमाना शुरू कर दिया। ऐसे दरवाजों की तकनीक से वो चूंकि खूब भी वाकिफ था, इसलिए चंद लम्हों में ही वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। दरवाजा खुलते ही इमरान अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हो गया और उसने जल्द ही से दरवाजे को दोबारा बंद करके अंदर लगे हुए चक्कर को उल्टा घुमाया और फिर चक्कर के नीचे लगे हुए लॉक बटन को दबा दिया। अब दरवाजा बाहर से ना खुल सकता था। ये खासा बड़ा कमरा था, जिसमें 3 बड़े बड़े जनरेटर नस्ब थे और तीनों ही काम कर रहे थे। तीनों जनरेटर इंतहाई जदीद और एटमी ताकत से चलने वाले थे। इन जनरेटरों को रोक दिया जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह एटॉमिक जनरेटर में आम जनरेटर नहीं है। अगर हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ताबकारी फौरन ही यहाँ फैल जाएगी और नतीजा साफ जाहिर है। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर यहाँ आने का मकसद क्या है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उससे पहले कि इमरान को जवाब देता, अचानक छत के दरमियान चौखट्टे में से निकलने वाली रोशनी यकलख्त बेहद तेज हो गई और तमाम मेंबर्स चौंक कर ऊपर देखने लगे, जबकि इमरान ने हाथ एक जनरेटर की तरफ बढ़ाया और उस पर लगे हुए एक सिरे पर लगे हैंडल पर रख दिया। सुनो, अगर तुमने हम पर कोई हमला करने की कोशिश की तो ये तीनों एटॉमिक रिएक्टर -0 कर दिए जाएंगे और फिर तुम जानते हो तुम्हारा पूरा हेडक्वार्टर ट्रंकों की तरह फिजा में बिखर जाएगा। और अचानक इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, किसको कह रहे हैं आप? सब साथियों ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जनरेटर से फौरन हट जाओ, ये एटॉमिक रिएक्टर है, हट जाओ जल्दी। अचानक प्रोफेसर डाक की चीखती हुई आवाज छत से सुनाई दी। मुझे मालूम है प्रोफेसर, इसलिए तो कह रहा हूं कि अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई तो फिर पावरलैंड का हेडक्वार्टर ना बच सकेगा। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम ब्लैक होल से कैसे जिंदा बच निकले? इंसान नहीं हो तुम भूत हो, बदरू हो। अचानक लेडी एशले की रंधी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने ब्लैक होल में सफेदी कर दी, चनाचा वो ब्लैक होल बजाय व्हाइट होल बन गया। वैसे लेडी एशले, तुम्हारे बाजू की हड्डी का क्या हाल है? इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया, सुनो अली इमरान, तुम इन एटमी रिएक्टरों से परे हट जाओ, मैं वादा करती हूं कि तुम पर हमला नहीं किया जाएगा। एशले की आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में बेपनाह
घबराहट थी। सुनो लेडी एशले, एक शर्त सुन लो, अगर तुम अपने हेडक्वार्टर को बचाना चाहती हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिशिया से अगवा किए गए चारों साइंसदान को यहाँ भेज दो, वरना 10 मिनट बाद मैं इन एटॉमिक रिएक्टर को नेगेटिव 0 कर दूंगा और इसके बाद ना रहेगी पावर और ना रहेगा पावरलैंड। इमरान ने यकलक संजीदा लहजे में कहा। सुनो इमरान, अगर तुमने इन एटमी रिएक्टर को छेड़ा तो ताबकारी से हलाक हो जाओगे। अचानक प्रोफेसर डार्क की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी अकल भी डार्क ही है प्रोफेसर, जब पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगा तो हमारे बचने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब हम अपनी जानों पर खेलने के लिए तैयार हैं तो फिर ताबकारी क्या हैसियत रखती है। वैसे भी हम अब बोनस पर जी रहे हैं, वरना हमारी मौत तो तुम्हारे ब्लैक होल में ही हो चुकी होती। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। सुनो इमरान, 10 मिनट में साइंसदान नहीं पहुंच सकते, उनको यहां पहुंचने के लिए कम से कम 8 घंटों की जरूरत है। इसलिए मैं तुमसे मुआहदा करती हूं कि तुम एटमी रिएक्टरों से हट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों और पाकिशिया के साइंसदानों को बाहर बाहिफाजत भिजवा दूंगी। लेडी एशले ने कहा। मैंने 10 मिनट दे दिए हैं, इसके बाद मुझे किसी की भी परवाह नहीं। अलबत्ता अगर तुम इन 10 मिनटों में हेडक्वार्टर से निकल सकती हो तो निकल जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। सुनो, मैं खुद जनरेटर रूम में आ रही हूँ, प्लीज मेरे आने तक कुछ ना करना। अचानक लेडी एशले की तेज आवाज सुनाई थी और उसके साथ ही यकलक छत के चौखट्टे से निकलने वाली तेज रोशनी नॉर्मल हो गई। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए मुस्कुराकर अपने साथियों की तरफ देखा, लेकिन उसका हाथ बदस्तूर हैंडल पर जमा रहा। क्या वाकई ही साइंसदान को लेकर यहां से निकल जाएंगे? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो और क्या करें, यह हेडक्वार्टर तो मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा ताकतवर है। अब तो एक ही सूरत है कि अगर हम पावरलैंड को वाकई ही कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं तो फिर हमारी कब्रें भी इस कब्रिस्तान में ही बनेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी कब्र बन सकती है, मेरी नहीं, समझे? अचानक पास खड़े तनवीर ने यकलक चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। अरे तुम्हें क्या हो गया तनवीर? पास खड़े शकील ने चौंकते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे तनवीर ने यकलक किसी आप की तरह इमरान पर झपटा और शायद इमरान इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, इसलिए तनवीर के अचानक झपटने पे वो उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा। तनवीर इसके ऊपर गिरा, लेकिन दूसरे लम्हे तनवीर पूरी तरह चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। इमरान ने नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से दोनों घुटने मोड़कर इसके पेट में मारे थे। तनवीर की एक तरफ गिरते ही इमरान यकलख्त उछलकर खड़ा हुआ ही था कि यकलख्त उनके जिस्म खुद ब खुद हरकत में आए और वो सब इतनी तेजी से घिसट कर सामने वाली दीवार से जा टकराए जैसे लोहा ताकतवर मकनातीस से जा चिमटता है, और उसी लम्हे तेज सरसराहट के साथ छत से फर्श तक शफाफ शीशे की एक दीवार उनके और एटॉमिक रिएक्टरों के दरमियान आ गिरी। उसके साथ ही कमरे में प्रोफेसर डार्क का फातिहाना कहका गूंज उठा। ये कहाँ जा सकते हैं? ब्लैक होल से कैसे जिंदा निकल सकते हैं? प्रोफेसर डार्क की मशीन पर झुकते ही लेडी एशले ने दांत पीसते हुए कहा। प्रोफेसर डार्क ने इसकी बात का कुछ जवाब न दिया और मुसलसल मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने में मसरूफ था, और मशीन में मौजूद स्क्रीन पर मुख्तलिफ हिंसे तेजी से बदलते जा रहे थे। मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ हिंसे, उनमें से हर हिंसा साचान सेंटर के किसी न किसी शोबे को जाहिर करता था, और उनके मखसूस रंग में नमूदार होने का मतलब था कि वहां कोई अजनबी मौजूद नहीं। ये साचान सेंटर की मुकम्मल चेकिंग का मखसूस निज़ाम था जो प्रोफेसर डार्क ने कायम किया था। हिंसे स्क्रीन पर तेजी से बदलते जा रहे थे कि अचानक स्क्रीन पर 12 नंबर का हिंसा उभरा। इसका रंग गहरा सुर्ख था और मशीन पर झुके हुए प्रोफेसर डार्क ने सुर्ख रंग का हिस्सा देखते ही तेजी से एक बटन दबा दिया। ओह, ये लोग मेन जनरेटर रूम में हैं और ये बहुत खतरनाक है, प्रोफेसर डार्क ने चीखते हुए कहा और जल्दी से मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। जनरेटर रूम में? लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गए? ब्लैक होल से कैसे निकले? लेडी एशले ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर जनरेटर रूम का मंजर ऊपर आया। ऊपर प्रोफेसर डार्क की आंखें ये मंजर देखते ही खौफ से फैलने लगी, क्योंकि इमरान और उसके सारे साथी न सिर्फ जिंदा थे बल्कि इमरान ने एक एटॉमिक रिएक्टर के एक्टिव हैंडल पर हाथ रखा हुआ था। सुनो, अगर तुमने हम पर कोई हमला करने की कोशिश की तो ये तीनों एटमी रिएक्टर नेगेटिव 0 कर दिए जाएंगे, और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारा पूरा हेडक्वार्टर तिनकों की तरह फिजा में बिखर जाएगा। उसी लम्हे इमरान की तेज आवाज मशीन से निकलकर गूंजी। जनरेटर से हट जाओ फौरन, ये एटमी रिएक्टर है, फौरन परे हट जाओ। प्रोफेसर डार्क ने खौफ के इंतहाई शिद्दत से पूरी तरह चीखते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। मुझे मालूम है प्रोफेसर, इसलिए तो कह रहा हूं, अगर हम पर हमला करने की कोशिश की तो फिर पावरलैंड का हेडक्वार्टर ना बच सकेगा। इमरान की मुतमईन आवाज सुनाई थी।
प्रोफेसर डार्क ने शिद्दत खौफ से होंठ भींच लिए। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इमरान ने हैंडल खींच लिया तो वाकई ही एटॉमिक रिएक्टर तबाह हो जाएगा और इसका नतीजा वाकई यही निकल सकता था कि पूरा शाहजहां सेंटर ही धुआं बनकर उड़ जाए। उसी लम्हे लेडी एशली बुरी तरह चीख पड़ी। वो इमरान को भूत और बदरू कह रही थी। उसके बाद इमरान ने उन्हें बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के साइंसदानों को अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन अब लेडी एशले के लिए यह मसला बन गया था कि वो इमरान को यह ना बता सकती थी कि वो पावरलैंड के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि शाहजहां सेंटर में है। उसने इमरान को चक्कर देकर ज्यादा से ज्यादा मोहलत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान कोई मोहलत देने के लिए तैयार ही ना था। प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से मेज के किनारे पर रखे हुए पैड पर चंद लाइनें लिखी और कागज लेडी एशले के हाथ में बढ़ा दिया। इसमें लिखा था कि आप इमरान से कहें कि मैं खुद आ रही हूँ, इस तरह चंद लम्हे मिल जाएंगे, मैं उनका बंदोबस्त कर लूंगा। और प्रोफेसर डार्क की हिदायत के मुताबिक लेडी एशले इमरान से कहा कि वो खुद उसके पास आ रही है। उसके साथ ही प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से मशीन के बटन दबाया और फिर भागता हुआ कोने में मौजूद एक और मशीन की तरफ बढ़ा। इस मशीन के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ था। उसने बिजली की सी तेजी से गिलाफ उतार कर एक तरफ फेंका और मशीन के बटन ऑन कर दिए। क्या कर रहे हो, जल्दी करो प्रोफेसर, कहीं ये वाकई कुछ ना कर दें। लेडी एशले ने भी उसके करीब पहुंचते हुए कहा, ये मैं आखिरी रिस्क ले रहा हूं मैडम, या तो शाहजहां सेंटर तबाह हो जाएगा या फिर इन शैतानों के हाथों से बच जाएगा। प्रोफेसर डार्क ने होंठ भींचते हुए कहा। उसके हाथ इंतहाई तेजी से मुख्तलिफ बटन दबाने और एक नॉब घुमाने में मसरूफ थे। मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ डायलों में मौजूद सुइयां तेजी से हरकत कर रही थी। आखिर मुझे बताओ, करना क्या चाहते हो, लेडी एशले ने हिरासा होते हुए कहा। हैंडल के नीचे खींचते ही स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर एक बार फिर जनरेटर रूम का मंजर उभर आया। इमरान उसी तरह हैंडल में हाथ रखे खड़ा अपने साथियों से बातें कर रहा था। उनकी आवाज़ अब मशीन से निकल रही थी। काश इनमें से कोई इंतहाई गुस्सावर साबित हो, काश। प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से एक नाब को तो दाएं तरफ घुमाते हुए कहा और उसी लम्हे बातें करते करते इमरान के एक साथी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और प्रोफेसर डार्क की आंखों में तेज चमक उठी। वो नाब घुमाता चला गया। इमरान पर हमला कर दो, उसे नीचे गिराओ फौरन, प्रोफेसर डार्क ने यकलख्त चीखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे इमरान का वो साथी भूखे भेड़िए की तरह यकलख्त इमरान पर झपटा और वो उसे साथ लेता नीचे फर्श पर जा गिरा। इमरान का हाथ जैसे ही रिएक्टर के हैंडल से हटा, प्रोफेसर डार्क ने जल्दी से एक और हैंडल को खींचा और साथ ही एक और बटन दबा दिया। और उसी लम्हे इमरान अपने ऊपर गिरने वाली साथी को एक तरफ उछालकर दोबारा सीधा खड़ा हुआ था कि यकलख्त इमरान उसके साथी इस तरह घसीटते हुए मुकाबिल दीवार से जा टकराए जैसे लोहा मकनातीस को खींचता है। और उसके साथ ही सरर की तेज आवाज से छत से शफाफ शीशे की एक दीवार फर्श तक जा गिरी और एटमी रिएक्टर इमरान और उसके साथियों के जोर से महफूज हो गया। इसके साथ ही प्रोफेसर डार्क ने पहले एक तवील सांस लिया, फिर उसका जोरदार फातिहाना कहका हाल में गूंजता चला गया। उसने एक और बटन को कहका लगाते हुए प्रेस कर दिया। मुबारक हो मैडम, मैंने आखिरकार इन पर फतह हासिल कर ली। अब ये लोग एटमी रिएक्टरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रोफेसर डार्क ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और साथ ही उसने जल्दी से मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। उन्हें भून डालो, खत्म कर दो, जल्दी, फौरन, लेडी एशले ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। और प्रोफेसर डार्क सर हिलाता हुआ तेजी से वापस पहले वाली मशीन की तरफ भागा। उसने जल्दी से मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इस मशीन की स्क्रीन पर दोबारा जनरेटर रूम का अंदरूनी मंजर उभर आया। लेकिन इस मंजर को देखते ही प्रोफेसर डार्क ने बुरी तरह झटका खाया। ओह, ये कमरे से निकल गए और कमरे का दरवाजा लॉक ना किया गया था, प्रोफेसर डार्क ने चीखते हुए कहा। और लेडी एशले का चमकता हुआ चेहरा यकलख्त स्याह पड़ गया। किस मुसीबत में फंस गए हैं हम, लेडी एशले ने बुरी तरह दांत पीसते हुए कहा। लेकिन प्रोफेसर डार्क तेजी से मशीन के बटन दोबारा दबाने में मसरूफ हो गया। अब स्क्रीन पर एक बार फिर हिंस से तब्दील होने लगे। प्रोफेसर डार्क इन बदलते हुए हिंसों को टिकटिकी बांधे देख रहा था। उनके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी कोई हिंसा स्क्रीन से उछलकर बाहर आ जाएगा। हिंसे मुसलसल और तेजी से तब्दील हो रहे थे और आखिरकार एक धमाका हुआ और स्क्रीन पर हिंसों की दौड़ खत्म हो गई। अब इस पर आड़ी तिरछी लकीरें ही नजर आ रही थी कि क्या मतलब, वो कहाँ गए? वो तो सेंटर में कहीं भी नहीं है। कोई हिंसा भी रेड नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? प्रोफेसर डार्क की आंखें हैरत से फैलने लगी। क्या हुआ, नहीं मिले? लेडी एशले ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में पूछा। नहीं मैडम, मैंने पूरा सेंटर चेक कर लिया है, वो कहीं भी नहीं है, प्रोफेसर डार्क ने होंठ काटते हुए जवाब दिया।
ओह, ये कैसे हो सकता है? उन्हें तलाश करो प्रोफेसर, वो जिन तो नहीं है कि अचानक गायब हो जाए। लेडी एशले इतने जोर से चीखती कमरा गूंज उठा और प्रोफेसर डार्क एक बार फिर मशीन पर झुकिया। नो मैडम, वो सेंटर में मौजूद नहीं है। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर डार्क ने सर उठाते हुए कहा और साथ ही उसने ढीले हाथों से मशीन का ऑपरेटिंग बटन ऑन कर दिया। ये क्या कह रहे हो? अभी वो जनरेटर रूम में थे, फिर वहां से निकलकर वो कहां जा सकते हैं? और अब तुम कह रहे हो कि वो सेंटर में नहीं है? लेडी एशले का लहजा ऐसा था जैसे उसका दिमाग माउफ हो चुका हो। मैं खुद पागल हो रहा हूं मैडम, मैंने पूरा सेंटर चेक कर लिया, उनकी मौजूदगी का कहीं पता नहीं चल सका। प्रोफेसर डार्क ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। ओह, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? लेडी एशले वाकई ही एक हाथ से अपने बाल नोचने लगी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुकी है। उसी लम्हे प्रोफेसर मेज पर रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी और लेडी एशले और प्रोफेसर डार्क इस तरह उछले जैसे इंटरकॉम की घंटी की बजाय कमरे में बम फट पड़ा हो। लेडी एशले ने झपट कर रिसीवर उठाया। यस, लेडी एशले ने फटे हुए लहजे में कहा। मैडम, मैं ऑर्डर ले बोल रहा हूँ। 6 एवेन्यू से मैडम। यहाँ अचानक 6 अफराद घुस आए थे। उन्होंने पूरे सेक्शन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन मैडम हमने अपनी जानों पर खेलकर इन पर फायर खोल दिया और वो 6 के 6 मर गए। ऑर्डरे ने दूसरी तरफ से इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। मर गए? क्या वाकई ही वो मर गए? लेडी एशले ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। यस मैडम, यस, उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। मैडम, आजरे का लहजा उसी तरह सहमा हुआ था। वो तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम उनका ख्याल रखो, मैं प्रोफेसर डार्क के साथ वहीं आ रही हूं, मैडम एशले ने कहा और साथ ही इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। लेकिन मैडम, मैंने 6 एवेन्यू को तो चेक किया था, वहां तो रेड हिंसा नहीं उभरा। प्रोफेसर डार्क ने अटकते हुए कहा। लानत भेजो इन हिंसों पर, ऑर्डरे उन्हें हलाक भी कर चुका है और तुम अभी तक हिंसों को ही पीट रहे हो। चलो, लेडी एशले ने बुरी तरह झुल्लाते हुए लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्रोफेसर डार्क भी सर झटकता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। अलबत्ता उसका चेहरा अभी तक सवाल या निशान बना हुआ था, लेकिन जाहिर है वो ये लेडी एशले के हुक्म अदोली ना कर सकता था। इमरान दीवार के साथ टकरा कर जैसे ही फर्श पर गिरा, अभी इतनी तेजी से उछलकर खड़ा हुआ जैसे गेंद फर्श से टकराकर ऊपर कोटती है। कमरे में प्रोफेसर डार्क के फातिहाना कैकी की गूंज अभी तक मौजूद थी। इमरान उठते ही बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। उसने लॉक हटाकर तेजी से दरवाजे पर लगे हुए चक्कर को घुमाना शुरू कर दिया। चक्कर घुमाकर उसने जैसे ही दरवाजे को खींचा, दरवाजा खुलता गया और इमरान के लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई। चलो बाहर आओ जल्दी, ने पीछे मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो उछलकर कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। उसके साथी भी उसके पीछे थे। तनवीर सबसे आखिर में था। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरह लटका हुआ था और आंखों में शदीद उलझन थी। इमरान बाहर निकलते ही बेतहाशा अंदाज बरामदे से निकलकर मैदान में दौड़ने लगा और चंद ही लम्हों में वो दरमियानी साइड पार करके सामने वाली बिल्डिंग के बरामदे में पहुंच गया। उसी लम्हे बरामदे में एक दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर आ गया। दरवाजा खुलने पर इमरान को अंदाजा हुआ कि यह लिफ्ट का दरवाजा है। वो इमरान और उसके साथियों को अपने सामने अचानक देकर ठटका ही था कि इमरान यकलख्त उससे जोर से धक्का देकर लिफ्ट के खुले दरवाजे से अंदर चला गया। नौजवान ने संभलते ही तड़पकर इमरान की गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर उसी लम्हे इमरान के दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और उसने नौजवान को उठाकर बुरी तरह लिफ्ट के अंदर पटक दिया और खुद उसके सीने पर चढ़ बैठा। नौजवान के हलक से मुसलसल चीखें निकलने लगी और सीने पर इमरान के घुटने की बेपनाह दबाव से उसका चेहरा बुरी तरह मखसक होता गया और आंखें बाहर को उबलने लगी। अब अगर हरकत की तो कुचल कर रख दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और उछलकर खड़ा हो गया। उसके सारे साथी अब लिफ्ट में पहुंच चुके थे और सफदर ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान इमरान के हटने के बाद लंबे लंबे सांस ले रहा था। इसकी आंखों में शदीद खौफ नुमाया हो गया था। इमरान ने तेजी से झुककर इसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास कोई असला ना था। Like, comment, share, press the bell icon.